रखे गए कथित तौर पर अपने हुनर का इस्तेमाल किया था। 14 दिसंबर को हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक किसान को एक अज्ञात महिला का शव मिला। महिला का सिर और धड़ कथित तौर पर एक खेत में पाया गया, जबकि उसके अंग एक सूटकेस में पैक थे। 9 दिसंबर को दिल्ली के पंजाबी बाग में एक नाले में एक सूटकेस में एक अज्ञात महिला का क्षत विक्षत शव मिला था। 8 दिसंबर को बिहार के भागलपुर में पुलिस ने 45 साल की नीलम देवी की हत्या के आरोप में 62 साल के शकील मियां को गिरफ्तार किया। संदिग्ध ने कथित तौर पर हत्या के बाद पीड़िता के अंग, कान और स्तन काट दिए थे। इस तरीके के मामले देखने को मिले जब आफ्ताब वाली घटना सामने आई। 6 दिसंबर को विट्ठल गुलाली के रूप में पहचाने जाने वाले एक 21 साल के व्यक्ति ने कथित तौर पर कर्नाटक के बागलकोट में एक तीखी बहस के बाद अपने पिता परशुराम गुलाली की हत्या कर दी थी। इसके बाद संदिग्ध ने शव को कथित तौर पर 10-15 टुकड़ों में काटा और बोरवेल में फेंक दिया। आगे और भी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उस और राशिद में हम बात कर रहे हैं टुकड़े टुकड़े मानसिकता की। आपको बता दें कि विशाखापट्टनम पुलिस ने ऋषि के रूप में पहचाने जाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसने पैसे के विवाद को लेकर धनलक्ष्मी नामक एक महिला की कथित तौर पर हत्या कर दी थी। शहर की पुलिस ने दावा किया कि संदिग्ध ने पीड़ित के शरीर के अंगों को एक जिप पाउच में भरा और करीब 1.5 साल तक किराए के घर में एक ड्रम के अंदर संभाल कर रखा हुआ था। नवंबर में भी इस तरह की खबरों की भरमार थी। इनमें से ज्यादातर पूनावाला की गिरफ्तारी के बाद सामने आई थी। श्रद्धा हत्याकांड से मिलते जुलते एक मामले में पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में मां बेटे के जोड़ों ने कथित तौर पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। पीड़ित की पहचान अंजन दास के रूप में हुई, जिसे कथित तौर पर नींद की गोलियां दी गई थी और हत्या के बाद उसके शरीर के अंगों को काटकर फ्रिज में रखा गया था। दोनों को कथित तौर पर 28 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। 20 नवंबर को पश्चिम बंगाल पुलिस ने दक्षिण 24 परगना के बरईपुर में एग्जामिनेशन फीस के पेमेंट को लेकर हुए एक विवाद में एक पूर्व नौसैनिक उज्ज्वल चक्रवर्ती की कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में मां और बेटे की जोड़ी को गिरफ्तार किया गया था। पीड़ित के शरीर के अंग कथित तौर पर एक तालाब में तैरते हुए मिले थे। पूनावाला की गिरफ्तारी के ठीक एक हफ्ते बाद यानी कि 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रिंस यादव को उनकी पूर्व प्रेमिका आराधना प्रजापति की हत्या के आरोप में आजमगढ़ में हिरासत में लिया था। यादव ने प्रजापति के शादीशुदा होने का पता चलने के बाद उसकी हत्या की थी। हत्या के बाद उसका सिर काटा और उसके शरीर के टुकड़े कर दिए थे। 18 नवंबर को पंजाब पुलिस ने 36 साल के मोहम्मद इस्ट को गिरफ्तार किया था। इस्ट पर 28 वर्षीय मोहम्मद सलीम का मफलर से गला घोटने और फिर शव को एक सूटकेस में पैक करने का आरोप था। पुलिस के मुताबिक इश्तियाक की लाश को ट्रेन की पटरी पर ठिकाने लगाने की योजनाएं थी, लेकिन स्टेशन पर पुलिसकर्मियों को देखकर उसने अपना इरादा बदल दिया और शव को स्टेशन के एंट्री गेट के पास छोड़कर भाग गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसे धर दबोचा था। भारत में हत्याएं कोई नई बात नहीं है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार देश में 2021 में 29,272 हत्या के मामले दर्ज किए गए। इसका सीधा सा मतलब है कि रोजाना लगभग 80 हत्या के मामले दर्ज किए गए। विशेषज्ञों का कहना है कि दरअसल किसी की हत्या करना नहीं, बल्कि शव को ठिकाने लगाने का ये एक तरीका है जिसने वास्तव में लोगों का ध्यान खींचा है। क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि पीड़ित के शरीर में बहता हुआ खून अपराधी को ताकत का एहसास देता है, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति के जिंदा रहते हुए तो उस पर काबू पाया नहीं जा सका था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसे अपराधियों के बारे में क्रूर इरादे वाले अन्य लोगों को भी इस तरह किसी के टुकड़े टुकड़े करने में उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही है। क्या हम पाषाण युग में वापस लौट रहे हैं कि जिस तरीके से पहले हत्या कर दी जाती थी, उनके टुकड़े कर दिए जाते थे? वापस जंगल राज में हम जा रहे हैं कि ये किस तरीके की मनोस्थिति है, इसे आज हम समझने की कोशिश राष्ट्रहित में करेंगे। रचना शुक्ला जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मोनिका शर्मा जी मनोवैज्ञानिक, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मौली सेठ जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनंत राम सिंह चौहान जी पूर्व आईपीएस अधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में अनंत राम जी आपसे करना चाहूंगी, इस तरीके के केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, या यूं कहें कि आफ्ताब वाली घटना के बाद से इन्हें ज्यादा तवज्जो मिलने लगी है और ये बहुत ज्यादा निकलकर इस तरीके के मामले सामने आने लगे हैं। किस तरीके की मानसिकता होती है ऐसे अपराधियों की? आपने ऐसे कई केसेस हैंडल भी किए होंगे, आपने उन लोगों से बातचीत भी की होगी। किस तरीके की मानसिकता के ये लोग होते हैं जो किसी की हत्या करने के बाद उनके टुकड़े करने के बारे में सोचते भी नहीं? नमस्कार जी। जो आपने मानसिकता की बात की और जिस तरह से हत्याएं जो हुई हैं, विशेषकर यंग गर्ल्स की और लेडीज की, और
कुछ शादीशुदा हैं, कुछ शादीशुदा नहीं भी हैं, उसमें भी अगर रिलेशन में कोई व्यक्ति अगर आ जाता है, हम्म। उसके बाद जब उसको ये लगता है कि अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता, जैसे आपने अभी बताया, इनसेंसिटिविटी तो हो ही गई है, अनइमोशनली बहुत हो गए लोग। और इस सोसाइटी में ओपननेस बहुत है, हम्म। और सोसाइटी में ओपननेस होने की वजह से कई समस्याएं इसलिए भी पैदा होती हैं कि कानून का एक भय भी होता है। और कानून से बचने के लिए जो ये अभी आपने बताया कि इसमें 50 टुकड़े करके फ्रिज में रख देना, फिर उसको जगह जगह स्कैटर्ड कर देना, उसको हाइड करना, ये सब उसी में शामिल है। हम्म। वो अपराधी ये समझता है कि शायद मैं अगर ये कर लूंगा तो मैं कानून की नजर से बच जाऊंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ क्लू छोड़ जाता है। और वो ये भूल जाता है कि वो जो लड़की जो इसके साथ रह रही थी, वो भी कुछ ना कुछ करेगी। लड़की मर गई या उसने मार दिया, कोई बात नहीं, लेकिन उसके घर वाले उसको तलाश करेंगे तो पुलिस कहीं ना कहीं उसको खोज लेगी। तो ये थोड़ा उनकी गलत फहमी होती है, और ये जल्दीबाजी में उठाए गए कदम, आक्रोश में। और मुझे ऐसा लगता है कि समाज के अंदर, देखिए, कुछ भी अब उनके पास बचा नहीं है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, हर आदमी भाग रहा है, एक जगह से दूसरी जगह भागता है, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे कोई हो, वो एक जगह टिकना नहीं चाहता। हम्म। ये एक सोसाइटी की प्रक्रिया है, ये सोसाइटी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, और डेवलपमेंट इतने तेजी से हो रहा है, और नए नए जिस तरह से रिसर्च हो रहे हैं, जिस तरह से नए नए कार्य डे बाय डे बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से शायद सोसाइटी का जो पूरा ढांचा है हम्म। वो थोड़ा कहीं ना कहीं चरमरा सा गया है। तो उसकी वजह से ये अपराध जो घटित हो रहे हैं, मेरे ख्याल में ये मुख्य कारण मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास। हमारे साथ मोनिका शर्मा जी जुड़े हुए हैं जो कि मनोवैज्ञानिक है। मैं आपसे मोनिका जी यहाँ पर इस बात को समझना चाहूंगी कि ये मनोदशा क्या होती होगी उस वक्त किसी भी व्यक्ति की जो ऐसी पहले तो हत्या करता है और उसके बाद इतना जिगरा कहाँ से आता है। पहले मुझे लगता था लोग बहुत संवेदनशील होते थे, एक चींटी भी मरती थी तो दुख होता था। आज पूरा का पूरा इंसान काट दिया जाता है, काट क्या उसको बकायदे पैक करके रख दिया जाता है। इस तरीके की चीजें क्या दर्शाती, हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस युग में चले जा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि पहले इंसान एक चींटी को भी मारने में डरता था, लेकिन अब एक तो इंटरनल फ्रस्ट्रेशंस बहुत ज़्यादा हैं और स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा है कि कैसे वो प्रॉब्लम से अपने आप को मतलब फ्री करे। और इंसेंसिटिविटी हो गई है दूसरों के लिए, क्योंकि जब तक हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को रोक लेते हैं। यहाँ हम रोक ही नहीं पा रहे हैं अपने आप को। और बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं कि मतलब कैसे लाइफ में बस खुश रहा जाए, किसी भी तरीके से खुश रहा जाए। और इतनी अवेलेबिलिटी है इंटरनेट के थ्रू, टीवी के थ्रू, इतने सारे मीडियम सबको पता चल रहे हैं कि कैसे हमको ये रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं। जल्दी से जल्दी सारे रिसोर्सेज, आम की चीजें हमको अवेलेबल हो जाती हैं, मार्केट में मिल रहा है। अगर मान लीजिए हम आज के बहुत मतलब 100 साल वाले टाइम पर जाएं तो अगर देखा ही नहीं था किसी ने, जबकि किसी को गोली मारते हैं तो कोई मर भी सकता है। तो आज छोटे छोटे बच्चे घर घर में ये देख रहे हैं, सारे हमारे युवा ये देख रहे हैं कि किसी को गोली मारा, कोई तुरंत मर गया, हम उस चीज से मुक्त हो गए। अगर हमारे पास इतना ज्यादा एक्सपोजर हो जाएगा जो हमें रॉन्ग साइड में ले जाएगा, तो हम कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में बढ़ जाएंगे उन सारी चीजों से अपने आप को फ्री करने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक्सपोजर हमारे लिए नुकसानदायक भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे मतलब सरकारों को इस दिशा में कार्य करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी इस तरीके का कंटेंट है वो जितना लेस अवेलेबल हो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पकड़ लेता है वो सारी चीजों को। और क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट जो है वो भी आपको इस बारे में और डिटेल से बताएंगे ना कि उनकी माइंडसेट ही उस टाइप की क्रिमिनलिटी वाली है। तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं लगता, उनको ये लगता है कि नहीं, हमने ये कर दिया, अब ये ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। या मान लीजिए अगर थोड़ा बहुत सजा मिलेगा, ठीक है, और न्याय की प्रक्रिया भी जिस हिसाब से चलती है, इतने साल लगेंगे या कहीं ना कहीं हम छूट जाएंगे, कानून का भय भी जो है वो लोगों के मन से कम हो गया है। तो इस तरीके के अपराध और दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं इसी कारणवश। जी, मैं वापस आऊंगी मोनिका जी आपके पास। प्रेम हमारे साथ एक दर्शक चेन्नई से जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में, और अपनी राय रख सकते हैं आप। नमस्कार मैम।
जी नमस्कार। मैं बोलता हूँ जैसे पाषाण युग में जानवरों को मारते थे, उस समय आदमियों को भी मारते थे, उनका पता नहीं लगता था। ठीक है, अभी जो मानसिकता है, मानसिकता में क्या बात है कि इस लाश को उठा के वो कहाँ रखे, इस कारण से उन्होंने नया तस्वीर लगाया कि टुकड़ों टुकड़ों में इनको रखा जाए। फिर इनको सेफ कैसे रखे, तो वो फ्रीज आ गया। कहने का मतलब ये है कि उसको फेंकने के लिए, जलाने के लिए इनके पास जगह नहीं है। अगर आज मानिए किसी गांव में, मोहल्ले में, ऐसी जगह में जहाँ जंगल पड़ा है और वहाँ किसी ने किसी आदमी को मार दिया, तो आप देखेंगे पहले उसको जला देते थे, क्यों पता नहीं लगता था लोगों को, लत्तों से पता लगता था, बात तक लगता था। तो ये टुकड़े टुकड़े की जो मानसिकता है ना, वो आई है जगह की कमी के कारण से। और प्लेटों में रह के काट दिया तो वो बदबू आएगी, छोटी जगह में रहते हैं तो आएगी, फेंकेंगे तो कैसे फेंकेंगे। आपने देखा होगा पीछे केस हुए, उसमें एक मकान वाले ने मकान के नीचे गड्ढा खोद के उसमें लाश को गाड़ दिया। चलिए वैसी चीजें हो जाती है। तो ये जो केस है टुकड़े टुकड़े वाला केस, इसी से मिलता जुलता है। लेकिन जो आदमी किसी को मार सकता है, वो इतना क्रूर भी हो सकता है कि वो उसके टुकड़े टुकड़े भी काट सकता है। ऐसी चीजें हो रही है आजकल। बिल्कुल प्रेम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इस मुद्दे से जुड़े यदि आपकी कोई भी राय हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ रचना शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। रचना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। और मैंने शुरुआत में जो अपना मैंने काफ़ी बातें बताई, उसमें 12 घटनाओं का जिक्र किया जो भी हाल फिलहाल की हैं, नवंबर दिसंबर के बीच की हैं। और आफताब वाली घटना के बाद से कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड भी हुआ। और दूसरी चीज़ ये भी कि कुछ घटनाएं इसमें ऐसी भी थी जिसमें आरोपियों ने इस बात को कबूला है कि वो आफताब की घटना से इंस्पायर्ड हुए। तो इंस्पिरेशन कहाँ से आ रहा है हमारे पास? मतलब अच्छी चीज़ें हमें यहाँ नज़र नहीं आ रही हैं या सिर्फ हम बुरा ही देख रहे हैं? बहुत सारे सवाल है जहन में। इसे कैसे देख रही हैं आप रचना जी? देखिए, वो तो एक कहने की बात है कि आफताब ने बाकी के क्रिमिनल्स को इंस्पायर किया। ये जो क्रिमिनल मेंटालिटी है ये आपके अंदर होती है। आप एक साइकोपैथिक नेचर वाले होते हैं, आप एक नार्सिसिस्ट होते हैं। और जब आपके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध होता है, आप किसी भी बात को लेकर के जल्दी से रेज में आ जाते हैं। आपको इंटरनेट के द्वारा हर चीज की इंफॉर्मेशन होती है कि हम कैसे एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हर चीज पता होती है। तो मुझे नहीं लगता है कि उसने इंस्पायर किया। हम ये जरूर कह सकते हैं कि उसके बाद कुछ ज्यादा रिपोर्टिंग हो गई इन चीजों की। और अभी भी हम जितने केसेस के बारे में बात कर रहे हैं, रिपोर्टेबल केसेस हैं। जो नॉन रिपोर्टेबल है, प्रोबेबली हमें उनके बारे में पता ही नहीं है। एग्जैक्टली। इतना बड़ा देश है ये। तो ये तो बेसिकली ये साइकोपैथ्स होते हैं, नार्सिसिस्ट होते हैं, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और मुद्दा जो होता है वो बेसिकली पैसा होता है, ड्रग्स होता है, लैंड डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, और रोमांस तो बहुत बड़ा एंगल है, लिव इन रिलेशनशिप्स बहुत बड़ा एंगल है। और जब तक कि आप रेड फ्लैग्स को पकड़ना नहीं सीखेंगे और जब तक कि एक साइकोपैथ की मेंटालिटी के अंदर जाना नहीं सीखेंगे, तब तक आप कोई भी इंसान सेफ नहीं है। अगर आप किसी भी नार्सिसिस्ट या साइकोपैथ के साथ रह रहे हैं या आप फ्यूचर में रहने वाले। जी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए और चर्चा को आगे बढ़ाइए। उसके बाद मौली सेठ जी आपका भी हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जौला हासिल होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी, असारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और राष्ट्रहित में आज हम बात कर रहे हैं टुकड़े टुकड़े मानसिकता की और चर्चा लगातार इसी पर। और सीधे मौली सेठ जी का रुख करना चाहूंगी मैं यहाँ पर। मौली जी, आपने यहाँ पर तमाम जो केसेस थे उनके बारे में जो मैंने जानकारी दी वो आपने यहाँ पर सुनी, और यहाँ पर मनोवैज्ञानिक का भी जो कहना है वो भी आपने सुना। इसे कैसे देख रही हैं आप? देखिए, मैं बड़े दिनों से इस चीज को स्टडी भी कर रही हूँ और मैं ये अभी जो राय सब लोगों ने दी, मैं उस पर भी एक चीज कहना चाहती हूँ कि इस देश में ही, मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर रही, इस देश में ही एंगर इश्यूज को लेके या साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस, जो अपने गुस्से को या अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पाते, ऐसे लोगों की तादाद कहीं ज्यादा है। और इस मामले में, इन मामलों में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके ऐसे कोई एंगर इश्यूज थे नहीं। दिक्कत क्या है, मुझे जो नजर आ रहा है इस समय, पहली चीज तो आपका फ्रस्ट्रेशन।
वो बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज ये है कि हम चीजों को पजिस करना चाहते हैं। एक शेर है, या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। या तो सब कुछ मिल जाए या मैं सब तबाह कर दूंगा या कर दूंगी, वो वाला इमोशन। और दूसरा, जैसे अभी आप इलाहाबाद की घटना दिखा रहे थे, गुस्सा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन, ये इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में हो क्या रहा है, देखिए ज्यादातर मामलों में जहां पर ये टुकड़े टुकड़े वाले हादसे नजर आए हैं, इसमें एक भय था कि साहब ये मुझे छोड़ के ना चली जाए। अगर आफताब वाले केस में कहें या चीजें कहें, उन लोगों के बीच में डिस्प्यूट शुरू हो चुके थे और वो लड़की कहीं ना कहीं आफताब की जिंदगी से जाने का मन बना रही थी। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो कब्जे से निकल जाना चाहते थे। और ये प्रेम की बात नहीं है, बहुत सारे मामलों में आपने कुछ लोगों पे होल्ड बना रखा था, वो आपके कब्जे से निकल रहे थे, जो आपको बर्दाश्त नहीं था। दूसरी चीज ये कि कहीं पर आपको लगता है कि मैं कहां अपनी ताकत दिखा दूं। समाज में शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, और एक जर्नल आक्रोश, आप जो कह रही हैं 50 साल पहले वाली, तब इतना गुस्सा लोगों के अंदर नहीं था। अब लोगों के अंदर इतना गुस्सा है कि आप साधारण बात भी करिए ना तो लोग आर्ग्यूमेंट पे आ जाते हैं, और जरा जरा सी बात पे लाठी डंडे बम चलने वाली एक वो होने लगती है। तीसरी चीज सबसे बड़ी जो हो रही है वो ये कि हम एकल परिवार कहिए या एक अलग मानसिकता कहिए, कि अगर कोई मान लीजिए हमारे घर का बच्चा है, वो किसी दूसरे के साथ रिश्ते में रह रहा है और आपको वो रिश्ता कबूल नहीं है और वो जिद करके चला गया, पेरेंट्स अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं। आप बच्चे को ये सिक्योरिटी नहीं देते कि अच्छा गलती हो गई है, कुछ हम झुकेंगे, कुछ तुम झुको और अपनी चीजें शेयर करो। शेयरिंग बंद हो गई है, लोगों के पास दिल की बात कहने के लिए कोई नहीं है। मौली जी, मैं इसी से जुड़ी एक बात जो अभी तक सोच रही थी वो ये भी थी, मैं ये सोच रही थी कि अब ना बच्चे काफी अलग रहने लगे हैं पेरेंट्स से। और पहले क्या होता था कि हम एक साथ रहते थे तो किसी का भी मर्डर करना इतना पॉसिबल, या तो पूरा का पूरा परिवार इन्वॉल्व हो उस मर्डर में, एक व्यक्ति अगर किसी का मर्डर करना चाहता है तो वो संभव नहीं है। लेकिन हाँ, अभी क्या है, अभी अलग रहने लगे, हस्बैंड वाइफ जहाँ काम करते हैं वहां अपने पेरेंट्स से अलग रहने लगे, बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, गुस्सा आया, मर्डर कर दिया। तो ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं एक ये भी मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पॉइंट हो सकता है। ये एक पॉइंट है सबसे बड़ा। और हाल ही में 2-1 हत्याओं की जो घटनाएं, स्पेशली जो लड़कियों की साथ हुआ, चाहे वो श्रद्धा हो या अंकिता हो या जो भी हो, जो ये हादसे हुए, इसमें क्या हुआ कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट तब तक नहीं आया जब तक लड़की को, अब उन्होंने श्रद्धा वाले मामले में कहा कि उसने कई दिन से डीपी नहीं बदली, हाँ तब हमें पता लगा। आप अपने बच्चे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उसे ये क्यों नहीं कह रहे हैं? बच्चा पढ़ने लिखने जॉब करने देखे बाहर जाएगा, अब व्यवस्थाएं बदल गई हैं, जाएगा ही, लेकिन कम्युनिकेशन कैसे खत्म हो जाता है? दूसरे रोजगार नहीं है, जो दूसरे लोग हैं, जो हत्या कर रहा है उसके परिवार के लोग भी लगातार अपने बच्चों से, अपने परिवार के सदस्य से टच में क्यों नहीं है, कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे? तो यहां पे क्या हो रहा है कि जब हम किसी से कह नहीं रहे, अंदर ही अंदर एक उबाल पक रहा है। इन लोगों ने क्या करा, टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए, सूटकेस में रख दिए, कहीं और बंद कर दिए कि ये जीते जी हमको छोड़ ना जाए, हमने उसे मार के अपने कब्जे में कर दिया। साइकोलॉजिकल इश्यू है, लेकिन ये साइकोलॉजी पैदा कहां से हुई? हाँ, जैसे कि अभी रचना जी कह रही थी कि साइकोपैथ लोग हैं, ये आ कहां से रही है? या तो हमारे बीच से ही है। वही मैं कह रही, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि कोई बात नहीं कर रहा। पहले क्या होता था, घर में आप लेडीज को ही देखिए, लड़कियां, औरतें, कुछ नहीं तो बड़ी पापड़ अचार बन रहे हैं तो साथ में झुंड में बैठी हैं, क्या कहते हैं, बुनाई कर रही हैं तो बातें कर रही हैं, बेटियां निकल के भी जा रही, कहाँ जा रही हो,
और ये सिर्फ बेटियों से नहीं, बेटों से भी होता था। किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, आप कोई सवाल ही नहीं करता और आप देखते ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब शेयरिंग खत्म हो रही है और आपके पास एक्सपोजर भी नहीं है, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आप गुस्से में हैं, लेकिन ये गुस्सा आपकी बीमारी नहीं है, आपकी मजबूरी है। तो ये मजबूरी क्यों आ रही? मुझे लगता है पूरे सिस्टम को इस पर ध्यान देना चाहिए। और अच्छे पेरेंट वो नहीं है कि हमने अपने बच्चों को पूरी आजादी दी है। अच्छे पेरेंट वो हैं जो आजादी और नियंत्रण दोनों के बीच पूरा संतुलन बिठा पाते हैं। जी, मुश्किल काम है, करना पड़ेगा। जी जी मौल्या जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास। अनंत राम जी, आपका रुख करना चाहूंगी। जैसे कि अभी एक मुद्दा यहाँ पर और निकलकर सामने आया कि कोर्ट प्रोसीडिंग या कोर्ट हेयरिंग या मुकदमों में इतना वक्त लग जाता है ना कि लोगों के अंदर से वो डर जो है ना वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। आप मानते हैं कि ऐसा हो सकता है ये कारण? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा कारण ही है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि तो पहले भी था। जब से देश आजाद हुआ है, संविधान जब से चल रहा है देश में, तो मेरे ख्याल में तब भी कानून तो ऐसे ही था और इतना ही टाइम लगता था। अब टाइम ज्यादा इसलिए लगता है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है। और जब पॉपुलेशन बढ़ गई है, अगर एक मतलब कि 150 करोड़ लोग अगर रह रहे हैं जिस कंट्री में, और न्यायालय सुप्रीम कोर्ट एक है, हर स्टेट में एक एक हाई कोर्ट है, नीचे भी वही स्थिति है और लाखों में केसेस पेंडिंग हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि सारे केस जल्दी जल्दी निपटारा हो जाए। दूसरा, लोकतांत्रिक एक तरीका है और सबको एक बराबर का अवसर दिया जाता है। अपराधी को भी उतना ही अवसर दिया जाता है अपनी सफाई देने का। तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया भी है और वो जस्टिफाई भी होता है कि हाँ, कभी फिर समाज में वो सच्चाई आज नहीं है जो पहले थी। पहले डाइंग डिक्लेरेशन हुआ करता था तो आदमी मरते हुए झूठ नहीं बोलता था। आज मरते हुए आदमी पड़ोसी को फंसा देता है झूठा। तो अब ये जो इतना झूठ बढ़ गया है कि अब न्यायालय के लिए मुश्किल हो जाता है कि कितनी बात को सच माने, कितनी बात को झूठ माने। तो शायद ये टाइम इसलिए उसको बार बार मौका दिया जाता है। तो ये मौका देने के लिए जो हमारे पास न्यायालय है वो पर्याप्त नहीं है। न्यायालय में न्यायाधीश जो हैं उनकी संख्या उतनी नहीं है। न्यायालय में अगर वैकेंसी काफी खाली होती है और सभी वैकेंसी को भरना किसी भी सरकार के लिए संभव भी नहीं है। कमी तो हर जगह होती है। तो सोसाइटी में अपने आप में एक कमी है, सोसाइटी में अपने आप में बेरोजगारी है, समाज में बेरोजगारी इतनी व्याप्त है, फ्रस्ट्रेशन आएगा ही। फ्रस्ट्रेशन आपने देखा होगा, जो भी मर्डर हुए, चाहे वो झारखंड का रूबिका वाला मर्डर हो, चाहे वो अंकिता भंडारी हो, चाहे वो श्रद्धा का हो दिल्ली, तो आप जितने भी मर्डर हुए हैं और मर्डर करने वालों का स्थिति देखो, वो क्या थे, क्या करते थे, तो वहां से पता लग जाता है। आप किसी भी बहुत अच्छे जो सर्विस में है या जो सेटिस्फाइड है अपने जॉब से, वहां इस तरह की घटनाएं करते नहीं देखा होगा आपने, कोई न्यूज में नहीं आता ऐसा। लेकिन ऐसे लोग जो फ्रस्ट्रेट होते हैं, अपने जॉब से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जितना वो चाहते बड़ा है लेकिन उसके लिए दिमाग उतना है नहीं, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेटेड माइंड इस तरह के काम करता है। और कानून का मेरे ख्याल में जो टुकड़े टुकड़े जो करने का जो तरीका है, ये कानून के भय की वजह से ही ज्यादा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, पूरी बॉडी को छुपाना संभव नहीं है। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, कानून से बचने के लिए एक रास्ता निकाल लिया, रास्ता निकाला ही, लेकिन वो बच नहीं सकता कोई आदमी। कानून की नजर से कोई आदमी आज तक बचा नहीं। ठीक है,
रचना जी, आपको नहीं लगता कि अब जो जनरेशन हो रही है, जिस फ्रस्ट्रेशन, जिस गुस्से की हम बात कर रहे हैं, वो इस जनरेशन में अब ज़्यादा है? अब ये जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है, उनके अंदर ये गुस्सा, अभी छोटे छोटे बच्चों को भी देखो ना तो उन्हें गुस्सा आ जाता है उनका। आप वीडियो गेम छीन लीजिए, उनको गुस्सा आ जाएगा। आप उनको खाने के लिए कुछ जो वो नहीं खाना चाहते आप उनको दोगे तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा। तो ये बच्चों में भी हमें देखने को मिल रहा है अभी से। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वो बड़े होंगे तो ये धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा। Yes. So what's the question? देखिए, अभी जिस तरीके से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गुस्से को लेकर, और यहाँ पर जिस तरीके से आपने साइकोपैथ की भी बात की थी, तो इस तरीके में देखिए साइकोपैथ भी हमारे बीच से ही निकल कर आगे जा रहे हैं। इन चीज़ों को कंट्रोल कैसे करना होगा? देखिए, बात लिव इन रिलेशनशिप की भी नहीं है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि एक बच्चे ने अपनी ताई की हत्या कर दी, ठीक है। बाकी 2 ऐसे मामले हैं जिसमें लड़कियों की बात कही जा रही है, और एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। तो एक बात सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप की नहीं आ रही। तो ऐसी चीजों पर रोकथाम के लिए हम ये नहीं कह सकते कि लिव इन में नहीं रहना है या ये नहीं करना वो नहीं करना। तो ऐसे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, जो साइकोपैथ जो आप कह रही हैं हमारे बीच में से ही निकल कर आते हैं, ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो एक प्रॉपर साइकाइट्रिस्ट के पास होता है। यहाँ तक कि हमारे प्रिजन्स में भी साइकाइट्रिस्ट होते हैं, और बहुत सारे स्कूलों में, मेरे ख्याल से सभी स्कूलों में काउंसलर्स होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम लोगों के बीच में से, इट्स अ प्रॉपर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। उसको एक्नॉलेज करना, उसके बारे में अवेयर होना और उसको करेक्ट करना सही समय पे, जब वो उसको जिसे कहते हैं ना निप इट एट द बड। आपको जब शुरू में ही अपने बच्चे में अगर रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं इस तरीके के कि वो इंट्रोवर्ट है, वो किसी से बात नहीं करता है, वो जरा जरा सी बात पे बिफर जाता है, वो सामान फेंकता है, अपने खिलौने तोड़ता है, या वो एनिमल्स के साथ अपनी क्रूलिटी दिखाता है, या वो पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करता है, नेबर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता है, हर रोज खिलौने, तो ये कई सारी चीजें होती हैं जिसे एक पेरेंट को एड्रेस करना पड़ता है एट द राइट टाइम। और जब समय निकल जाता है और जब बच्चे टीनेज ईयर्स या प्यूबर्टी पे पहुंच जाते हैं, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल देम, क्योंकि फिर वो किसी के कंट्रोल में नहीं होते और वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं। वो खुद अपने पेरेंट्स से कहते हैं हमें आपके साथ नहीं रहना है, हमें आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करना है, आपकी जो विचारधारा है बहुत रूढ़िवादी है। और जो अनंत जी ने कहा उसको मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूंगी। उन्होंने एविडेंस लॉ के ऊपर टच किया था, तो डेफिनेटली हमारे यहाँ का जो कानून है वो एविडेंस बेस्ड है, पर हमें ये ऑल्सो समझना पड़ेगा कि 1872 में ये कानून बना था। तो आज के दिनों की, और इसको अंग्रेजों ने बनाया था उनकी अपनी सुविधा के हिसाब से। तो आज के टाइम के हिसाब से जिस तरह से ये हीनियस क्राइम्स हो रहे हैं, राइट नाउ हम मर्डर्स की बात कर रहे हैं, बट लेकिन हमें पता है कि रेप विक्टिम्स के साथ कितना कुछ हो रहा है। जब तक कि कोई चीज इस तरह से प्रूव नहीं होती है कि वो 100% लगे किसी जज को कि हाँ दिस पर्सन इज रियली गिल्टी, तब तक कन्विक्शन नहीं होता है। अभी हमने एपेक्स कोर्ट को भी देखा है कि कैसे उन्होंने बड़े बड़े कन्विक्ट्स को उन्होंने रिलीज किया है, रिव्यू एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया है। तो आई थिंक एक एविडेंस एक्ट में बहुत सॉलिड स्ट्रॉन्ग चेंज लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसिडरिंग कि इस तरह के हीनियस क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, उसको सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है, कोर्ट के सिस्टम्स को फास्ट ट्रैक करना ज़रूरी है, अवेयरनेस जितनी हो सकती है स्प्रेड करना ज़रूरी है, और हर इंडिविजुअल को रेड फ्लैग्स को तुरंत, जो भी चीज आपको अनयूजुअल लगे, अगर आप साइकोपैथ नहीं है, आप नॉर्मल है, आपको कोई चीज अनयूजुअल लगती है, आप उसे तुरंत पकड़े। और ये जो लिव इन रिलेशनशिप वगैरह ये सब एक्चुअली दे आर इमटेरियल, क्योंकि रोमांस को आप बंद नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, ये चलता रहेगा, ये सदियों पुरानी कहानी। मोनिका जी, जो चीजें अभी यहाँ पर रचना जी बता रही थी, अगर हम उनको ध्यान देखें तो आजकल ये बड़ा कॉमन है, ये आपको हर दूसरे व्यक्ति में ये चीज देखी जाएगी। तो हम कैसे ये क्लेरिफाई करेंगे कि भाई इसके साथ कुछ दिक्कत है या इसको कुछ प्रॉब्लम है या इस तरीके से ये चीजें कर रहा है? देखिए, जब इंटरेक्ट करते हैं हमें तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगती है जो वो रेड फ्लैग्स की बात कर रहे हैं। क्योंकि रिलेशनशिप में जो लोग होते हैं या पारिवारिक जो और भी, उसके अलावा जो आप बुआ का केस बता रहे थे या ताई का केस जो भी आप बता रहे थे, तो इंटरेक्शंस में हमको वो चीजें समझ में आती हैं कि सामने वाला हमारी बात नहीं सुन रहा है, वो उसको लग रहा है कि हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके के रेड फ्लैग्स को अगर इग्नोर करते जाएंगे तो उस बिहेवियर में वो आदमी आगे ही बढ़ता जाएगा, तो वो उसका रिलेशनशिप में भी वो सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और फैमिली के एनवायरनमेंट में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि मेंटालिटी तो डिस्टर्ब हो रही है ना।
मेंटालिटी डिस्टर्ब होती जा रही है और एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन केवल बढ़ रहा है, क्योंकि सबको अपना कंट्रोल चाहिए कि मुझे कंट्रोल में नहीं रहना है, लेकिन मुझे दूसरों को कंट्रोल करना है। कैसे मैं अपने आसपास के लोगों को कंट्रोल करूं, फैमिली को कंट्रोल करूं, लॉ को भी कंट्रोल कर लूं। इसीलिए इतने मतलब जो टुकड़े करके वो रखने वाली चीज हो गई कि लॉ को भी कंट्रोल में करने की कोशिश हो गई ना, कि अगर हम उसको बचा लेंगे, रख लेंगे अलग, तो हमारे शायद लॉ कंट्रोल में आ जाएगा, लोगों को वो एविडेंस पता नहीं चलेगी, पुलिस को एविडेंस पता नहीं चलेंगे। तो मेंटालिटी इतनी ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई है और पेशेंस के इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसीलिए तो एंगर हो रहा है ना। आज के 15-20 साल पहले और धीरे धीरे जब हम बढ़ते चले जाते हैं तो आप देखते हैं कि लोगों में इतना लैक ऑफ पेशेंस के इश्यूज नहीं थे। आज बहुत छोटी छोटी बातों पे लोगों का पेशेंस हट जाता है। तौलिया कैसे यहाँ रख दिया, किसी को मतलब पेट रखना पसंद है, किसी को पेट रखना नहीं पसंद है, किसी बड़े ने अगर 2 शब्द भी पूछ लिए, कह दिए आप देर से क्यों आए, ठीक है, या आपको सपोज ऐसे नहीं बैठना चाहिए, या इतनी रात तक टीवी नहीं देखना चाहिए, तो बिल्कुल इतना ज्यादा आउटबर्स्ट आ जाता है। क्योंकि आपने कंट्रोल कैसे किया हमको, क्योंकि ग्लोरीफाई भी हमेशा यही किया जा रहा है ना कि जो ताकतवर है, तो उनको लग रहा है कि जो हमें रोक रहे हैं हमको अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। तो एंगर एक फॉर्म होता है कि आई वॉन्ट टू शो यू दैट आई एम ऑल्सो पावरफुल। जी चर्चा जी मैं वापस आऊंगी मोनिका जी, बने रहिए हमारे साथ, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जो हासिल होता है आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिर से आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक गिरीश शुक्ला कानपुर से जुड़ चुके हैं। गिरीश जी बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में, अपनी राय रख सकते हैं आप। लगता है गिरीश जी से संपर्क टूट गया है। चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में, अपनी राय रख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शकील बदायूनी उन्होंने गीत लिखा, मोहम्मद रफी ने गाया और नौशाद अली ने संगीत दिया। उन्होंने जो संगीत दिया, जो गीत लिखा गया, जो रफी साहब ने गाया, वो उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे इस प्रकार से गाया कि आज भी हिंदू जो है याद करते हैं। मेरा भाव जो कहने का ये है कि सनातन धर्म की जब निंदा हो जाती है तो ये कार्य होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में इस समय कुछ ऐसे तत्व घुस चुके हैं जो इस प्रकार की अश्लील चीजें परोस रहे हैं, जिससे हमारा युवा वर्ग जो है पथ भ्रष्ट हो रहा है। मेरा कहने का भाव ये है कि आप देखिए। चंद्र प्रकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मौली सेठ जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मौली सेठ जी देखिए, जैसे कि यहाँ पर दर्शक ने एक बात कही, मैं इन्हीं की बात को कंटिन्यू करना चाहूंगी कि फिल्में ज़रूर कैसी भी बन रही हो या इसका इम्पैक्ट ज़रूर असर पड़ता होगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम वाली चीज़ नहीं है ये, और ना ही ये प्यार मोहब्बत वाली चीज़ है। ये बात सिर्फ गुस्से और फ्रस्ट्रेशन वाली है। ये बात भी हमें समझनी होगी। हर चीज़ को हम हिंदू मुस्लिम से नहीं तोल सकते हैं। मौली सेठ जी बहुत कम शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगे। जी मैं यही कह रही थी कि देखिए यहाँ न हिंदू मुस्लिम का मामला है, ना ही कोई ऐसी चीज है कि फिल्में इम्पैक्ट डाल रही हैं। वो कह रहा है, देखिए फिल्मों का इम्पैक्ट तो अगर हम पिछले कुछ अरसे से देखें तो इधर फिल्में बहुत ज्यादा फोकस हो रही है सोशल इश्यूज पे, हाँ जी, राष्ट्र देश प्रेम पे और तमाम चीजों पे। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो मानसिकता है, ये है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के चलते, जब हमारे पास सफलता और अचीवमेंट्स की उपलब्धियों के मौके कम हुए, तो उसने हमारे अंदर हमारी युवा पीढ़ी में गुस्सा पैदा किया और हम सच में अपने आप को, एक टाइम ये भी आया कि अमीर और अमीर होता चला गया, गरीब गरीब होता चला गया, अवसर कम से कम होते चले जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें लगता है सब कुछ हमारे नियंत्रण के बाहर हो रहा है। हम सपने बहुत बड़े बड़े देखने लगे, लेकिन उनको हकीकत में बदलने का अवसर नहीं है हमारे पास। तो हम अपना वो गुस्सा, अपना वो फ्रस्ट्रेशन उन चीजों पर दिखाते हैं जिनको हम काबू कर पा रहे हैं। अपने आप को बेचारा स्वीकार न कर पाने की, असहाय स्वीकार न कर पाने की जिद में हम क्या कर रहे हैं कि उनके ऊपर ताकत दिखा रहे हैं जो हमसे कमजोर है।
यहाँ कहीं भी ये जितने भी घटनाएं इस समय हुई हैं, यहाँ पर देखिए वो केवल उन लोगों के साथ हुई हैं जो आपके करीबी थे, जो आपके नियंत्रण में, जिन पर आप काबू कर सकते थे। बिल्कुल। आपने किसी ऐसे पे हमला नहीं किया जो आपसे ज्यादा ताकतवर हो। और यहाँ पर हमने जो झेला उसने हमें इतना इमोशनलेस, इतना संवेदनहीन बना दिया कि हम दूसरे की पीड़ा महसूस करना भूल गए। बिल्कुल। और मौली जी माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ क्योंकि वक्त की भी चूंकि कमी है। हालांकि ये बात बिल्कुल इस पूरी डिबेट से स्पष्ट हुई है कि गुस्से पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है और कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी अपने बच्चों पर नज़र जमाने की ज़रूरत है। और जो आपने कहा कि आज़ादी और नियंत्रण दोनों के बीच एक संतुलन बनाने की ज़रूरत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और राष्ट्रहित में आज हम बात कर रहे थे टुकड़े टुकड़े मानसिकता की, और इस डिबेट का जो अगर हम बात करें तो यहां पर ये निकला है कि अगर आपका बच्चा इस तरीके की कोई चीज कर रहा है या बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है या फ्रस्ट्रेटेड है, तो कहीं ना कहीं जैसे कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने भी बताया कि हमें आज़ादी और नियंत्रण के बीच का जो संतुलन है उसे बनाकर रखने की जरूरत है। और अगर इस तरीके की चीज़ें आपको लगता है कि आपके बच्चे के अंदर है तो कहीं ना कहीं उसको लेकर आप साइकाइट्रिस्ट को दिखा सकते हैं और उसको लेकर भी उसको सेशंस दिलवा सकते हैं, ताकि इस तरीके की मानसिकता जो है वो धीरे धीरे कम हो, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। राष्ट्र में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।